हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। ड्यू सोल का इम्पोर्टेंट नोट्स बीए प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड हिस्ट्री का है। भारत में मंदिर निर्माण कला की नागर, द्रविड़ और बेसर शैलियों का वर्णन कीजिए थे। इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग देखते हैं। और हाँ, जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोग को आगे तक हेल्प मिले। आगे तक असाइनमेंट हो या एग्ज़ाम का जो भी आप लोग को हेल्प चाहिए, मैं पिछले साल से ही करवा रहा हूँ। पिछले साल पूरा जो असाइनमेंट था मैं ही करवाया था। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और चैनल को का जो बेल आइकन है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही आप लोग वीडियो अपलोड हो आप लोग को पता चल जाए। ओके, चलिए चलते हैं, क्वेश्चन का आंसर देखते हैं अब। तो ये है क्वेश्चन। बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर हिस्ट्री। भारत में मंदिर निर्माण कला के नागर, द्रविड़ और बेसर शैलियों का वर्णन कीजिए। तो आप लोग का आंसर ये रहा। पूर्व मध्यकालीन शिल्प शास्त्रों में मंदिर स्थापत्य के तीन बड़ी शैलियाँ बताई गई है। ठीक है ना। पूर्व मध्यकालीन के शिल्प शास्त्रों में मंदिर स्थापत्य की तीन बड़ी शैलियाँ बताई गई है, जिनमें से कि नागर शैली है, द्रविड़ शैली है और बेसर शैली है। नागर शैली में क्या होता था? नागर शैली का प्रचलन हिमालय और विंध्य पहाड़ों के बीच की धरती में पाया जाता है। ठीक है ना। नागर शैली के जो भी मंदिरें होती थी, उसमें क्या होता था? हिमालय और विंध्य पहाड़ों के बीच के धरती में पाया जाता था। नागर हो गया। अब द्रविड़ शैली देखिए। द्रविड़ शैली कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच की भूमि में अपनाई गई है। द्रविड़ शैली के जितना भी है मंदिरें, वो कहाँ पे अपनाई गई है? कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच की भूमि पे अपनाई गई है। बेसर शैली विंध्य पहाड़ों और कृष्णा नदी के बीच के प्रदेश से संबंध रखती है। ठीक है ना। बेसर शैली के जितना मंदिर है वो कहाँ से संबंध रखती है? विंध्य पहाड़ों और कृष्णा नदी के बीच के प्रदेशों से संबंध रखती है। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ तो मौर्य काल से ही शुरू हो गया था, किंतु आगे चलकर उसमें सुधार हुआ और गुप्त काल को मंदिरों की विशेषताओं से लैस देखा जाता है। ठीक है ना। पहले तो जो मंदिरों का निर्माण हुआ था, आरंभ हो गया था किसके काल में? किसके काल? मौर्य काल में हुआ था, लेकिन इसको थोड़ा आगे चल के सुधार हुआ और मंदिरों का जो भी विशेषता बताया गया है, किस काल में बताया गया है? गुप्त काल में बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। संरचनात्मक मंदिरों के अलावा एक अन्य प्रकार के मंदिर थे जो चट्टानों को काट कर बनाए गए थे। ठीक है ना। जब हम लोग स्ट्रक्चर कर रहे थे मंदिरों का, तो चट्टानों को काट करके बनाते थे। ठीक है ना। इनमें प्रमुख है महाबलीपुरम का रथ मंडप, जो 5वीं शताब्दी का है। ठीक है ना। महाबलीपुरम का जो रथ मंडप जो है वो 5वीं शताब्दी का है। ठीक है ना, जो कि चट्टानों को काट करके बनाया गया है। गुप्तकालीन मंदिर आकार में बेहद छोटे हैं। ठीक है ना। गुप्तकालीन के मंदिर जो भी थे वो आकार में क्या होते थे? छोटे होते थे। एक वर्गाकार चबूतरा ईंट का है, जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी है तथा बीच में चौकोर कोठरी है, जो कि गर्भगृह का काम करती है। ठीक है। कोठरी की छत भी सपाट है व अलग से कोई पर, प्रदक्षिणा पथ भी नहीं है। ठीक है ना। ये किसका बताया जा रहा है? गुप्तकालीन मंदिर का। इस प्रारंभिक दौर के निम्नलिखित मंदिर है जो कि भारत के प्राचीनतम संरचनात्मक मंदिर है। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में है। ठीक है। तिगवा का विष्णु मंदिर है जो जबलपुर मध्य प्रदेश में। भूमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में ही है। नचना कुठार का पर्वत पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर यूपी में है। भीतरगांव का मंदिर कानपुर यूपी आदि। ठीक है ना। ये इसका एग्जाम्पल बताया गया है छोटे मंदिरों का। मंदिर स्थापत्य संबंध अन्य नाम जैसे कि पंचायतन भूमि, विमान, भद्ररथ, कर्णरथ और प्रतिरथ आदि भी प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। ठीक है ना। मंदिर स्थापत्य संबंधी में अन्य नाम है जैसे कि पंचायतन, भूमि, विमान, भद्ररथ, कर्णार्थ
और प्रतिरथ आदि भी प्राचीन ग्रंथ में क्या करते थे, मिलते हैं। ओके। 6ठी शताब्दी ईस्वी तक उत्तर और दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला शैली लगभग एक समान थी, ठीक है ना। 6ठी शताब्दी ईस्वी में उत्तर और दक्षिण भारत में मंदिरों का जो वास्तुकला शैली जो था लगभग एक समान थी, लेकिन 6ठी शताब्दी ईस्वी के बाद प्रत्येक क्षेत्र का भिन्न भिन्न दिशाओं में विकास हुआ, ठीक है ना। लेकिन 6ठी शताब्दी के बाद सभी दिशाओं में क्या हो गया, भिन्न भिन्न विकास हुआ। आगे ब्राह्मण हिंदू धर्म के मंदिरों के निर्माण में तीन प्रकार के शैलियों नागर, द्रविड़ और बेसर शैली का प्रयोग किया। कौन? आगे ब्राह्मण हिंदू धर्म के मंदिरों का निर्माण जब हुआ तो तीन शैलियों में बनाया गया, नागर, द्रविड़ और बेसर शैलियों का प्रयोग किया गया। नागर शैली में देखिए अब क्या होता था। नागर शब्द नागर से बना है, ठीक है। नागर शब्द कहाँ से बना है? नगर से बना है। नागर शब्द जो है नगर से बना है। नगर तो आप लोग जानते ही हैं। सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इसे नागर शैली कहा जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम नगर में ही बनाया गया, जो भी मूर्ति मंदिर बनता था तो उसको नागर कहा गया। यह संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की एक शैली है जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्र में प्रचलित थी, ठीक है। यह क्या है? एक स्ट्रक्चरल टेम्पल है, यानी मंदिर है, जो कि जब स्थापित करते थे, एक शैली है जो कि हिमालय से लेकर कहाँ तक, विंध्य पर्वत तक के क्षेत्र में प्रचलित थी। इसे 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में मौजूद शासक वंशों ने पर्याप्त संरक्षण दिया, ठीक है ना। नागर शैली के जो मंदिर थे 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में मौजूद शासक वंशों ने पर्याप्त संरक्षण दिया। नागर शैली की पहचान विशेषताओं में समतल छत से उठती हुई शिखर की प्रधानता पाई जाती है, ठीक है। नागर शैली की पहचान जो है और विशेषता जो है, समतल छत होती थी उसका, और जो शिखर होता था उठा हुआ रहता था, ठीक है ना। इसी अनुपस्थितिका एवं उत्थापन समन्वय भी कहा जाता है, उसे हम लोग अनुपस्थितिका एवं उत्थापन समन्वय कहा जाता है। नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते थे, और नागर शैली के जितने भी मंदिर थे वो नीचे से ऊपर तक के कैसे होते थे? चतुष्कोणीय होते थे, ठीक ठीक है, चार कोणों में होते थे। ये मंदिर ऊंचाई में 8 भागों में बांटे गए हैं। ये जो मंदिर होते थे कितने भागों में बांटे जाते थे? ऊंचाई में 8 भागों में बांटे गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार है। मूल मूल किसे कहते हैं? आधार में जो एकदम नीचे होता था। गर्भगृह, मशरक, नींव को कहा जाता था, और दीवारों के बीच का भाग को कहा जाता है जंघा, दीवार को। कपोत, कार्निस, शिखर, गल, गर्दन, वर्तुलाकार, अमालक और कुंभ शूल रहित कलश, इसको कहा जाता था, ठीक है। 8 भागों में बांट करके बनाया जाता था। इस शैली में बने मंदिरों को उड़ीसा में कलिंग, गुजरात में लाट और हिमालयी क्षेत्र में पर्वतीय कहा गया है। इस शैली में बने जितने भी मंदिर हैं, उड़ीसा में कलिंग, गुजरात में लाट और हिमालयी क्षेत्र में पर्वतीय, हिमालय क्षेत्र के जो कहते हैं उसको पर्वतीय कहा गया, ठीक है ना, मंदिरों को। अब आ गया है द्रविड़ शैली। तो चलिए द्रविड़ शैली भी देख लेते हैं। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली की मंदिरें पाई जाती हैं, ठीक है ना। कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक के द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। ओके। द्रविड़ शैली की शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुई और सुदूर दक्षिण भारत में इसकी दीर्घ जीविता 18वीं शताब्दी तक बनी रही। ओके। द्रविड़ शैली की पहचान विशेषताओं में प्राकार, चहार दीवारी, गोपुरम प्रवेश द्वार होता था, वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह, रथ, पिरामिड पिरामिडनुमा शिखर, मंडप, नंदी मंडप, विशाल संकेंद्री प्रांगण तथा अष्टकोण मंदिर संरचना शामिल है, ठीक है। द्रविड़ शैली में कैसे कैसे इसका विशेषता बताया गया है। चहार दीवारी, गोपुरम वर्गाकार अष्टकोणीय गर्भगृह होता था, शिखर पिरामिडनुमा शिखर होता था, मंडप जो है नंदी मंडप की तरह होता था, विशाल संकेंद्रित प्रांगण,
ठीक है ना, इस टाइप का मंदिर का संरचना होता था। द्रविड़ शैली के मंदिर बहुमंजिला होते थे, ठीक है ना, द्रविड़ शैली के जो मंदिर थे उसमें बहुत मंजिले होते थे, उसको बहुमंजिला, बहुमंजिला होता है कि बहुत, फर्स्ट तल, सेकंड, फोर्थ, ऐसे होता था, ठीक है ना, तो बहुमंजिला था। पल्लवों ने द्रविड़ शैली को जन्म दिया, ठीक है ना, पल्लवों ने किसका जन्म दिया है, द्रविड़ शैली को जन्म दिया। चोल काल में इसने ऊंचाइयां हासिल की तथा विजयनगर काल के बाद से यह हासमान हुई, ठीक है ना, विजयनगर जब काल आया तो उस समय से थोड़ा सा ये छुपने लगा, कौन, द्रविड़ शैली का जो मंदिर था। चोल काल में द्रविड़ शैली की वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का संगम हो गया, ठीक है ना, चोल काल में द्रविड़ शैली का वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला दोनों का क्या हो गया, संगम हो गया। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर चोल शासक राजराज द्वारा निर्मित 1000 वर्षों से द्रविड़ शैली का जीता जागता उदाहरण है, ठीक है ना। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, तंजौर में है बृहदेश्वर मंदिर, चोल शासक राजराज ने निर्माण किया था। 1000 वर्षों से द्रविड़ शैली का जीता जागता उदाहरण है। द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही आगे नायक शैली का विकास हुआ, जिसके उदाहरण है मीनाक्षी मंदिर, मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर, कहाँ पे, मदुरई में। रंगनाथ मंदिर श्रीरंगम तमिलनाडु में है। रामेश्वरम मंदिर आदि, ठीक है ना, ये है द्रविड़ शैली के अंतर्गत जो भी आया मंदिर, ठीक है ना। अब आया है बेसर शैली के मंदिर। अब देखिए इसमें क्या होता था। नागर और द्रविड़ शैलियों के मिले जुले रूप को बेसर शैली कहते हैं, ठीक है, नागर और द्रविड़ शैली के मिले जुले रूप को कहा क्या कहा गया है, बेसर शैली कहा गया। इस शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं, ठीक है ना, विंध्याचल पर्वत से कहाँ तक, कृष्णा नदी तक के मंदिरों को पाया गया। बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। बेसर शैली को किस किस नाम से भी जानते हैं, एक चालुक्य शैली भी कहते हैं। बेसर शैली के मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार यानी वृत्ताकार या अर्ध गोलाकार होता था, ठीक है ना, गोलाकार, वृत्ताकार या अर्ध गोलाकार होता था। बेसर शैली का उदाहरण है वृंदावन का वैष्णव मंदिर, जिसमें गोपुरम बनाया गया है, ठीक है ना। बेसर शैली का जो उदाहरण है, एक वृंदावन में मंदिर है वैष्णव मंदिर, जिसमें गोपुरम बनाया गया है। गुप्त काल के बाद देश में स्थापत्य को लेकर क्षत्रिय शैलियों के विकास में एक नया मोड़ आता है। गुप्त काल के बाद के जो देश में जो स्थापित हुआ था, क्षेत्रीय शैली में विकास का एक नया मोड़ आया। इस काल में उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान एवं बुंदेलखंड का स्थापत्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन से काल में, गुप्त काल में। इन स्थानों में 8वीं से 13वीं सदी तक महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ, ठीक है ना। इन स्थानों में क्या हुआ, जो भी स्थान बताया, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, बुंदेलखंड में 8वीं से 13वीं शताब्दी तक महत्वपूर्ण मंदिरों का हुआ निर्माण हुआ। इसी दौर में दक्षिण भारत में चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट कालीन और चोल योगीन स्थापत्य अपने वैशिष्ट्य के साथ सामने आए, ठीक है ना, अपने वैशिष्ट्य के साथ क्या है, सामने आए। तो ये रहा आप लोगों को जो कि मंदिर का स्थापत्य के बारे में पता चला। 3 शैलियों में बनाया गया था मंदिर को, जिसको हम लोग पढ़े, नागर, द्रविड़ और बेसर, ठीक है। तो बच्चों इसको ये पूछ सकता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग प्लीज़ आप लोग पढ़िए और इसको समझिए, और फिर जैसे ही पेपर होगा आप लोग का मार्च में, तो आप लोग तुरंत लिख सकते हो या देख सकते हो, वीडियो से लिख सकते हो। इसलिए मैं आगे से ही वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को जब पेपर होगा तो उस समय ज़्यादा टेंशन आप लोग को नहीं होगा। वहाँ से आप लोग को पता रहेगा, जो हाँ अभी से पढ़ लीजिए, जैसे वीडियो अपलोड होता है तो आप लोग पढ़ लीजिए, एक बार पता तो लगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन है, तभी तो जब पेपर आएगा तो याद रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन वहाँ पे है, तो आप लोग लिख सकते हैं। क्योंकि 4 घंटे ही मिलेंगे उस समय लिखने के लिए, 3 घंटे लिखने के और 1 घंटे अपलोड और भेजने का रहेगा, ठीक है। तो बच्चों आप लोग पढ़िए, अपना प्रिपरेशन करिए, ओके।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और हाँ, जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे तक आप लोग को हेल्प मिल सके। ओके। और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक्स दें, ताकि अ, मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ, वीडियो बनाना चाहिए। ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों।